आज से इकोनॉमिक्स का 20 डेज प्लेज शुरू हो रहा है और तुम लोग मुझसे पूछना चाहोगे कि इस 20 डेज प्लेज में क्या स्पेशल है। तो मैं एक बहुत ऑनेस्ट बात करूंगा, इस बार का 20 डेज प्लेज टोटली बेस्ड है कि चाहे तुम सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो या कल तुम्हारा इसी चैप्टर का जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसका कोई टेस्ट या एग्जाम हो, और पूरा मकसद मेरा यह है कि तुम्हें बुक खोलने की भी जरूरत ना पड़े, बस मेरे साथ ये 20-25 मिनट तुम नोट्स बना लो और तुम्हारा काम हो जाए। तो मेरे भाइयों, इसी चीज के साथ आज शुरू करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, पूरा हिसाब किताब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। खाली बैठा ओपन इंस्टा देन स्क्रॉल किया, फोटो छाप के मीम पे कितनों को ट्रोल किया। पढ़ाई है बंद टेस्ट पहलाई बी ग्रेड, बस याद अपने को श्वेता की सीक्रेट। 12th में तो टॉप किया बट अब बर्बादी हो रही है, ये सोच के बुद्धि मेरी आधी हो रही है। 10 नोटिस आए ओबी एग्जाम है अपने, ये मैम मेरा रैप मेरी पारी हो रही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट 3 तत्वों से बनता है। अगर तुम 3 सेगमेंट में इस बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन को याद कर लो और कल के टेस्ट में या बोर्ड एग्जाम में चिपका के आ जाओ तो खुदा कसम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलने, मतलब जितने का भी पेपर होता है तुम उस हिसाब से समझ ही रहे होगे। तो शुरुआत करता हूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अकाउंट्स। अकाउंट सुनी है तुमने हमेशा अकाउंट्स के बारे में सुना होगा। अगर तुम ह्यूमैनिटीज वाले हो तो मेरे भाई अकाउंट्स इज बेसिकली पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है। अगर तुम्हें नहीं पता है ह्यूमैनिटीज वालों तो सिंपली बात बोलूं, खाता रखते हैं हम, हिसाब किताब रखते हैं। अब देखो कॉमर्स वाले तो बात अलग है, ह्यूमैनिटीज वाले वो लोग होते हैं जो रजिस्टर के पीछे हिसाब किताब करते हैं। प्लस माइनस वाले तुम्हें डेबिट क्रेडिट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं समझ सकता हूं इसलिए मैं कुछ बताने वाला हूं और वो तुम्हें याद रखना बहुत जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों, बैलेंस ऑफ पेमेंट कुछ नहीं होता है, ये अपने आप में एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। मतलब सीधी बात ये है, जो पैसा आ रहा है ऐड कर दो, जो पैसा जा रहा है उसको माइनस कर दो। ह्यूमैनिटीज वालों देखो, ऐड का मतलब होता है जो भी इनकम आ रही है, एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, इसलिए पूरी की पूरी इनकम यानी जो भी पैसा भारत के अंदर आ रहा है वो प्लस हो रहा है। मतलब प्लस का सिनोनिम याद कर लो, क्योंकि तुम्हारी अंग्रेजी तो बहुत अच्छी होती है। तो प्लस का सिनोनिम है क्रेडिट, CREDIT। और अगर पैसा जा रहा है तो वो खर्चे की तरह देखा जाता है और उसको तुम माइनस करते हो, सिनोनिम याद रखना डेबिट, DEBIT। तो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट अपने आप में एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। नाउ ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या बताता है? लेखा जोखा। यार तुमने हिंदी में तो सुना होगा पाप पुण्य का लेखा जोखा, ऐसे ही यहां पे पैसे का लेखा जोखा है। इट इज एन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दैट It is an accounting treatment that provides a systematic record of all economic transactions। तुम्हारी शादी हुई, तुम्हारे घर के बगल में शादी हुई, तुम्हारे बगल की आंटी की शादी हुई, उससे कोई लेना देना नहीं है। यहां पे सिस्टमैटिकली बोल दिया गया ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, मतलब जिस भी ट्रांजैक्शन में पैसा होगा उस ट्रांजैक्शन को लिया जाएगा। इकोनॉमिक मतलब पैसा। अब अकेला पैसा होना जरूरी नहीं है, वरना तुम बोलो सर घर के बाहर पैसे पड़े मिले थे लेकिन वो फॉरेन में था, तो क्या उसको भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में लिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। बात बड़ी सिंपल सी है। इकोनॉमिक मतलब पैसा, तो ट्रांजैक्शन मतलब व्यापार होना जरूरी है, यहां पे लेन देन होना जरूरी है। इफ यू आर मेकिंग पेमेंट्स यू आर गेटिंग समथिंग, इफ यू आर अर्निंग इनकम यू आर प्रोवाइडिंग समथिंग, दैट मींस देयर शुड बी ट्रांजैक्शन। एक बार फिर से रिवाइज कर लें बहुत अच्छे से। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। आगे बढ़ते हैं। अब आपको इस बात पे ध्यान रखना है मेरे भाइयों, यहां पे जो मैं बताने वाला हूं ना वो बाकी ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन तुम्हें फिर भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम हो घर के अंदर और तुम पूरे मोहल्ले के साथ ट्रांजैक्शंस करते हो, मतलब लंच वंच बेचते हो या तुम्हारे कुछ आर्टिस्टिक डिजाइनिंग वाली चीजें तुम वो बेचते हो। तुम्हारे पास वेरियस टैलेंट है जो तुम एक्सप्लॉइट करके पूरी कॉलोनी में कोई चीज बेचते हो। समझ जाओ इस चीज को। जैसे मैं था, मैं किताबें बेचता था, कॉमिक्स बेचता था, मेरे पास कॉमिक्स का अच्छा कलेक्शन था। ऐसे ही जब भारत रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ डीलिंग करता है तो उसको बोला जाता है बेसिक बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी यहां पे जो दो लोग इन्वॉल्व हैं बिटवीन किसके हैं? रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब भारत के अंदर जो इंसान है वो जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ट्रांजैक्शंस करता है या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजैक्शन करता है तभी उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट बोला जाता है। और याद रखना, मतलब ये न्यूज़ तुम्हें हर कोई नहीं देगा कि इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है कि इसमें तुम्हें एक टाइम पीरियड लेके चलना पड़ेगा,
क्योंकि ये अधिकतर वो गलती है जो हर कोई करता है, यानी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये बताना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक तुम ये नहीं लिखते, बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती है। मुझे मालूम है तुम घंटों नहीं पढ़ सकते हो, इसलिए वो चीज पढ़ा रहा हूं जिससे कल तुम्हारे या बोर्ड में तुम्हारे मार्क्स आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला अध्याय समाप्त, जिसमें मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट का बेसिक मीनिंग बता दिया। अभी तो अपन और डिटेल में जाने वाले हैं, लेकिन दूसरे अध्याय की बात कर लेते हैं। ये जो 4 आइटम या 4 तत्व मैं तुम्हें बताने वाला हूं, छाती से चिपका के रख लो, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है और हर बार मैं इनके बारे में ही बात करूंगा, तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो। बात हो गई है तुम्हारी और मेरी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले विजिबल आइटम्स के बारे में, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब बात करते हैं कि भारत को फिरंगी देश को पैसा देना है या फिरंगी देश को भारत को पैसा दें, कि भारत ऐसा कुछ खास कर नहीं रहा अभी के टाइम पे कि फिरंगी देशों को इतना पैसा देना पड़े, लेकिन बात अपन कर रहे हैं ऐसे कि इंडिया ट्रांजैक्शन कर रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रांजैक्शन कर रहा है इंडिया के साथ। किन कारणों से? ऐसे कौन से रीजन है, ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनके कारण ये ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं तुम्हें? पहला, विजिबल आइटम्स, जो भारत गुड्स बेचता है। अमूल मिल्क तुमने सुना होगा, अक्रॉस वर्ल्ड अक्रॉस ग्लोब जो है अच्छी खासी ख्याति प्राप्त है उसे। हमारे स्पाइसेस जाते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जाते हैं, कुछ कुछ टेक्नोलॉजी भी जाती है। तो ये विजिबल आइटम्स हैं जो हम बेच रहे हैं, गुड्स हैं। मतलब कभी तुमने घड़ी डिटर्जेंट कभी तुमने घड़ी डिटर्जेंट देखा है? उसमें लड़की जो बनी रहती है, नहीं घड़ी वो तो निरमा में बनी रहती है ना, क्यों लड़की किस में आती है? निरमा में, घड़ी में? निरमा में आती है ना। हाँ, तो वो जो तुमने देखा हुआ है ना, पूरा विजिबल आइटम है यार, गुड्स दिखते हैं देखने में, मतलब सीधी सी बात है। तो विजिबल आइटम्स के कारण सारे गुड्स आते हैं। जिन प्राणियों को गुड्स के बारे में नहीं पता है, ऐसा कोई भी सामान जो फिजिकली प्रेजेंट हो और जिसको बेच सको, दोज आर गुड्स। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर सबसे पहले विजिबल आइटम्स, दूसरे मतलब मैं यहां पे आ जाता हूं, हाँ, इनविजिबल आइटम्स। अब कोई भी तुमसे पूछता है ना, ये परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसके बाहर से कुछ नहीं लिखना है, ए एन द IOU लगा के तैयार कर देना एक सेंटेंस में, काम खत्म हो जाएगा। ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल गुड्स विच आर इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड। ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल गुड्स मतलब जिनकी फिजिकल प्रेजेंस है, चाहे इंपोर्ट हो रहे हो चाहे एक्सपोर्ट हो रहे हो, वो आ जाते हैं हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। दूसरे, इनविजिबल आइटम्स, सारी सर्विसेज। अब सारी सर्विसेज में सिर्फ तुम 3 लिखोगे। पहला लिखोगे, मैंने बैंकिंग, हाँ बैंकिंग लिखा हुआ है, शिपिंग, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ये 3 ऐसी सर्विसेज हैं, अगर आप बीइंग अ नेशन, भारत जैसा एक नेशन है, अगर वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है, इन 3 चीजों के बिना ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता है। और मेरे भाइयों बहुत अच्छे से ध्यान देना, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। अब देखो संदेशे आए हैं तो तुमने सुना होगा, आसपास के चलता रहता होगा, लेकिन कुछ ऐसे बड़े फैंसी लोग होते हैं जिनके फैमिली मेंबर्स अक्रॉस द ग्लोब फैले हुए रहते हैं। आधा पंजाब जैसे कनाडा में बैठा हुआ है, उस टाइप की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो यूनिलैटरल ट्रांसफर्स क्या होते हैं? इट इंक्लूड्स गिफ्ट्स, पर्सनल रेमिटेंसेज, वन वे ट्रांजैक्शन। मतलब जो भी वन वे ट्रांजैक्शन है ना, जैसे कोई गिफ्ट्स, पर्क्स कहीं बाहर से आ गए हैं, उसमें तुम्हें एडवांटेज मिल गया, ऐसी सारी चीजें जो हैं ये आती हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर्स के अंदर। इसको एक और नाम दिया जाता है अनरिक्विटेड ट्रांसफर्स। ये इस साल MCQs का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बनने वाला है, तो कम से कम ध्यान देना कि जो वन वे ट्रांसफर होते हैं, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स होते हैं, उनको अनरिक्विटेड ट्रांसफर्स भी कहा जाता है। अगर यह चीज भूल गए तो फिर कल मत बोलना कि पेपर बिगड़ गया हो, या जब भी बोर्ड एग्जाम हो रहा है वो बिगड़ गया है। समझ रहे हो ना? यूनिलैटरल ट्रांसफर्स यानी अनरिक्विटेड ट्रांसफर्स, ये याद रखोगे। प्लस इसके अलावा चौथे पार्ट पे आता हूं, कैपिटल ट्रांसफर्स में। अब तुम पूछोगे यार ये कैपिटल ट्रांसफर्स क्या है? स्पेशली ह्यूमैनिटीज वाले ये क्वेश्चन करेंगे मेरे से। तो मेरे भाइयों देखो, कैपिटल ट्रांसफर कुछ नहीं होते। अब मैं कैसे समझाऊं जिन्होंने बिल्कुल साल भर नहीं पढ़ा है, 11वीं नहीं पढ़ा है। कैपिटल ट्रांसफर 2 तरह के होते हैं, या तो तुम पंखा, फ्रिज, AC, टीवी बेचते हो, या पंखा, फ्रिज, AC, टीवी खरीदते हो हैप्पी दिवाली पे। 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो घर का अच्छा बड़ा बड़ा एसेट मतलब बड़े बड़े सामान बेच दो, घर बेच दो, कार बेच दो, बंगला बेच दो, खुद को बेच दो। मतलब तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहाँ पे एसेंस क्या है? बड़े बड़े आइटम है ना, घर में रखी हुई मिर्च नहीं बेचना, धनिया नहीं बेचना। वी आर टॉकिंग अबाउट बिगर आइटम्स, बड़े बड़े आइटम्स। 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो भारत वो बिगर आइटम्स बाहर बेच रहा है या बाहर से खरीद रहा है। तो यार 2 चीजें हुई। जब भी बड़ी चीज होती है ना, कोई तुमसे बोले इकोनॉमिक्स में बड़े बड़े आइटम्स को बेचा खरीदा जा रहा है, तो बड़े बड़े को रिप्लेस कर देना कैपिटल से। जब पैसा आ रहा है तो कैपिटल रिसीट्स, जहरीले लोगों रिसिप्ट मत बोलना, रिसीट ही है। कैपिटल रिसीट मतलब या तो तुम लोन ले रहे हो बाहर से तो तुम्हारे पास रिसीट है, कैपिटल नेचर का बड़ा बड़ा पैसा आ रहा है, अगर बाहर से लोन लिया है, बोरो किया है तो, या फिर तुमने बाहर एसेट्स बेचे हैं तो तुम्हारे पास पैसा आया है। 2 ही रीजन हो सकते हैं कि बड़ा बड़ा पैसा आया है, या फिर
कैपिटल पेमेंट्स, बड़ा बड़ा पैसा गया है। ये भी दो कारणों से हो सकता है, या तो तुमने अपने लोन का पेमेंट करा हो तो बड़ा बड़ा पैसा चला गया, या फिर परचेज कर लिया हो एसेट। यार सिंपल सी बात है, एसेट परचेज करोगी तो बड़ा बड़ा पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा। तो कभी भी कैपिटल ट्रांसफर्स की बात आए तो ट्रांजैक्शन इसी तरीके से चलेगा। ये पूरा याद हो गया, इसको लिख भी लो तो मैं आगे बढ़ूं। मुझे मालूम है इसके आगे एक और तत्व बताना है, वो शुरू करेंगे, पहले लिख लो। देखो भाई, अगेन मैं बोलूंगा, बात सिंपल सी है। मैंने इतना शॉर्ट कर दिया है कि अगर तुम्हें इतनू सी भी अंग्रेजी आती है तो उसके आगे पछाड़े में लगा देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। और देखो बात इतनी सी है कि कंसेप्ट चाहिए तुम्हें, वो मैं लाके दे रहा हूं ना, काहे को टेंशन ले रहे हो, जिंदगी की जरूरत ही नहीं है। ये चैप्टर ऐसे नहीं है कि तुम घंटों घंटों सालों सालों पढ़ो। अबे क्या महाभारत लिख रहे हो? नहीं ना। शुरू करते हैं मेरे भाइयों नेक्स्ट टॉपिक से, और वो है थोड़ी सी अकाउंटिंग समझना बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। शायद मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ाता अगर इस साल एमसीक्यूज इतने ज्यादा वेटेज नहीं रखते। तो अगर कल तुम्हारा अगेन टेस्ट है या फिर किसी बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हो तो मेरे भाई ये चीज बहुत जरूरी होने वाली है। शुरुआत करता हूं एक सिंपल सी चीज से कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का अपना खुद का अकाउंटिंग होता है, और ये बेस्ड है डबल एंट्री सिस्टम पे। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब कछू नहीं होता है, बड़ी सिंपल सी बात है। ट्रांजैक्शन हमेशा टू वे होगा, डबल होगा। यानी अगर आप किराने वाले से दलिया खरीदते हो या डाबर लाल दंत मंजन टूथपेस्ट खरीदते हो तो तुम्हारे हाथ में टूथपेस्ट आएगा और किराने वाले के हाथ में पैसा चला जाएगा। यानी तुम्हारे पास से कुछ जाएगा और कुछ आएगा, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। अब इस डबल एंट्री सिस्टम को आगे मैंने यहां पे एक्सटेंड किया है, और मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं मेरे भाई, जी हां तुमसे। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है दो साइड, एक होगा क्रेडिट साइड और दूसरा होगा डेबिट साइड। क्रेडिट साइड बड़ी सिंपल सी बात बोलता है कि जो भी पैसा भारत के अंदर आ रहा है अक्रॉस द ग्लोब, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, वो पूरा का पूरा क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। ऑल इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इतना लिख देना, फुल मार्क्स, एडवांटेज, खेलो पार्क में जा जाके खेलो, बॉलों से खेलो। दूसरा डेबिट साइड, यानी अगर डेबिट साइड की बात करें तो यानी ऑल आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब प्लस यहां पे माइनस यहां पे, किस्सा खत्म। इससे ज्यादा कछू याद मत रखना इसके अंदर, क्योंकि अगर तुमने रखा तो वैसे भी इट डजंट मेक एनी सेंस है। तीन चीजें इसके बाद निकलती हैं, मतलब आइदर और वाली सिचुएशन में ले लें तो पहला होता है कि बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है पूरी दुनिया में बिल्कुल सद्भावना, शांति और प्रेम है, जो कि हो नहीं सकता। ऐसी बैलेंस्ड ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस्ड नहीं हो सकता, यानी क्रेडिट इक्वल्स टू डेबिट कभी नहीं हो सकता है। या तो खर्चे ज्यादा होंगे इनकम कम होगी, या तो इनकम ज्यादा होगी खर्चे कम होंगे, लेकिन ये वाला सिनेरियो नहीं होता है, रियलिटी में तो कभी नहीं होता है। बट पढ़ने के पर्सपेक्टिव से कभी कोई पूछे बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, यू विल ऑलवेज से व्हेन द क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इक्वल्स टू द डेबिट साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, दैट इज बैलेंस्ड ऑफ पेमेंट। देख रहे हो अंग्रेजी का फील अलग ही जबरदस्त आता है, अपन को इतनी आती थी। सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट, सरप्लस मतलब ज्यादा है तुम्हारे पास पैसा, यानी क्रेडिट साइड ज्यादा है, इनफ्लो ज्यादा है सीधी बात करूं तो, और आउटफ्लो कंपैरेटिवली कम है। और डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है जब तुम्हारा क्रेडिट साइड कम है, बुरी हालत में हो, तुम्हारे पास पैसा ज्यादा नहीं है, जैसे भारत की दुर्दशा, इनकम उतनी है नहीं, इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज का उतना है नहीं। हाँ। यहां पे मैंने पता है क्या बोला, यहां पे मैंने पैसे की बात जब की तो मैंने बोला फॉरेन एक्सचेंज, ऑल इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ऑल आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। समझ रहे हो, अंदर से रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए, गौरव चौधरी जी ने भी बोला था ऐसा, तो जरा ध्यान दीजिएगा। ऑल इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जब भी बात करोगे तुम फॉरेन एक्सचेंज की बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, हमेशा तुम्हारा आंसर सही होगा, यही सिखाना चाह रहा हूं। व्हेन क्रेडिट साइड यानी ऑल इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज लेसर देन ऑल आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी तुम्हारी इनकम फॉरेन यानी फॉरेन एक्सचेंज से जो हो रही है इनकम वो तुम्हारी कंपैरेटिवली कम है, और जो आउटफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। बिकॉज अगेन एक बात बता दूं, बहुत सिंपल सी बात है, और वो शायद तुम्हें कोई बताएगा नहीं, लेकिन तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड पता थी, लेकिन कभी तुम एग्जाम में लिख के नहीं आते थे क्योंकि तुम्हें कोई फ्रंट में बताने वाला नहीं था। बैलेंस ऑफ पेमेंट का बहुत बड़ा नाता है फॉरेन एक्सचेंज के साथ, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट का कोई भी आंसर लिखो तो तुम फॉरेन एक्सचेंज के कॉन्टेक्स्ट में लिखोगे। रोकड़ा रुपया जो है ना फॉरेन एक्सचेंज के कॉन्टेक्स्ट में आएगा। रीजन पूछ रहे होगे, बिकॉज इंडिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन कर ले वो फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू ही करता है, फॉरेन करेंसी के थ्रू ही करता है, डॉलर के थ्रू ही करता है। तो अगर ये चीज भी पता चल गई है तो बात सिंपल सी है, ये चैप्टर तुम्हारे लिए बड़ा ही आसान होता चल रहा है। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ता हूं।
पढ़ाई बैठा ओपन इंस्टा देन स्क्रॉल किया फोटो छाप के मीम पे कितनों को ट्रोल किया पढ़ाई है बंद टेस्ट पहलाई बी ग्रेड बस याद अपने को श्वेता की सीक्रेट 12th में तो टॉप किया बट बर्बादी हो रही है ये सोच के बुद्धि मेरी आधी हो रही है 10 नोटिस आए ओबी एग्जाम में अपने ये मैम मेरा रैप मेरी पारी हो रही है